मूवी की शुरुआत में हमें 5 लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक ही रस्सी के थ्रू पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 3 लोग एक ही फैमिली के थे, पीटर, एनी और इनका डैड रॉय। रस्सी का बैलेंस ख़राब हो जाने की वजह से 2 लोग जो इनसे नीचे पहाड़ पर चलने की कोशिश कर रहे होते हैं वो गिरकर मर जाते हैं। अब एनी, पीटर और रॉय की जान भी खतरे में थी। रॉय को आइडिया था कि रस्सी का बैलेंस ख़राब हो जाने की वजह से अब ये तीनों लोग गिरकर मर सकते हैं। इसलिए रॉय अपने बेटे पीटर से कहता है कि वो इसकी रस्सी काट दे ताकि पीटर और एनी की जान बच सकें। ये सुनकर एनी बहुत रोने लगती है और वो पीटर को ये करने से मना करती है, लेकिन रॉय उनसे कहता है अगर तुमने ये नहीं किया तो हम तीनों ही मारे जाएंगे, इसीलिए तुम अपनी जान बचाओ और मेरी रस्सी काट दो। अब रस्सी का बैलेंस भी ज़्यादा ख़राब हो रहा था, इसीलिए मजबूरन रॉय को उसके डैड की रस्सी को काटना पड़ता है। रस्सी कटने के साथ ही उसका डैड पहाड़ से गिर जाता है। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब रॉय ने पहाड़ों पर चढ़ने की बजाय एक डॉक्यूमेंट्री चैनल के लिए काम करना शुरू कर दिया था। अब पीटर को न्यूज़ मिलती है कि K2 पर 5 लोग जाने वाले हैं, जिसमें एक उसकी बहन भी है। फिर जहाँ उन लोगों ने कैंप लगाया था, पीटर अपनी बहन एनी से मिलने के लिए वहाँ आता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एनी आज भी अपने डैड की मौत का जिम्मेदार पीटर को मानती थी, इसीलिए उसकी पीटर के साथ हमेशा अनबन ही रहती थी। अब हमें इन 5 लोगों की टीम में एक एलाइट नाम के आदमी को दिखाया जाता है। एलाइट काफ़ी रिच आदमी था। उसने हाल ही में एयरलाइन ख़रीदी थी और वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ही K2 पर चढ़ना चाहता था, क्योंकि जब ये और इसकी टीम पहाड़ पर चढ़ रहे होंगे तो इसकी एयरलाइन की पहली फ़्लाइट K2 से होकर गुजरेगी, इसलिए वो अपने बिजनेस के बेस्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए ही K2 पर चढ़ रहा था। अब रात के टाइम ये अपनी टीम के बाकी मेम्बर्स को पार्टी देता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जिसका नाम विक था। वो इससे कहता है कि अगर इसी दौरान मौसम ख़राब हो गया तो तुम लोग क्या करोगे। इस पर एलाइट कहता है कि उन्होंने एक्सपर्ट से पता करवाया है कि अगले 2 दिनों तक 85% तक मौसम ठीक ही रहेगा। पार्टी करने के बाद बाकी सब लोग तो सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तब एलाइट को दिखाया जाता है जो कि K2 पर चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर अगली ही सुबह वो पांचों K2 पर चढ़ने के लिए निकल जाते हैं और तभी वही होता है जो नहीं होना चाहिए था, यानी वहाँ तूफान आ जाता है और टॉम एलाइट से कहता है कि हमें यहीं से वापस चला जाना चाहिए, लेकिन एलाइट उसे मना कर देता है। एलाइट कहता है कि अगर हम यहीं से वापस लौट जाते हैं तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम लूजर्स हैं। एनी भी माउंटेन पर चढ़ना चाह रही थी, इसलिए वो टॉम को कन्विंस कर लेते हैं। मौसम को ख़राब होता देखकर पीटर एनी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए वो टॉम को कॉल करता है और उससे कहता है कि मौसम बहुत ख़राब होने वाला है, इसलिए तुम लोग यहीं से वापस आ जाओ। टॉम दोबारा एलाइट से बात करता है और उससे कहता है कि हमें यहीं से वापस चले जाना चाहिए, वरना हम सबके सब मारे जाएंगे। लेकिन एलाइट अभी भी अपनी ज़िद पर था। उसे अपना बिजनेस ग्रो करवाना इन सबकी ज़िंदगियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो टॉम को मना कर देता है और कहता है कि हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते हैं, और टॉम को कन्विंस करके पहाड़ पर चढ़ाई का काम शुरू रखते हैं। अब मौसम और ख़राब होता जा रहा था और तूफान इन तक पहुँच चुका था। तभी बर्फ़ का एक बहुत बड़ा गोला एनी पर आकर गिरता है और एनी बर्फ़ के बड़े गोले के गिरने की वजह से उसके साथ ही एक सुरंग में जा गिरती है। इतने भयानक तूफान की वजह से उनमें से 2 लोग मारे जाते हैं और बचने वाले बाकी ये 3 लोग भी बर्फ़ का गोला गिरने की वजह से सुरंग के नीचे फंसे हुए थे। दूसरी तरफ पीटर अपने फादर के बाद अब एनी को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अभी वो वहाँ जाकर एनी को बचाएगा। लेकिन वहाँ पर लोग इसे रोक लेते हैं कि तुम्हारा भी वहाँ जाना सेफ़ नहीं, इस तरह से तो तुम अपनी जान भी खो बैठोगे, क्योंकि पीटर को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं था, इसीलिए वो इतने बड़े बर्फीले तूफान में उन्हें कैसे ढूंढता। अब फिर वो सोचते हैं कि वो आखिर ऐसा क्या करे जिससे वो एनी को बचा सके। फिर उसे याद आता है अपने डैड का दिया हुआ मोर्स कोड। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो उनके डैड ने इन दोनों को सिखाई थी और क्लिक बटन के थ्रू ये अपनी बहन एनी से कांटेक्ट कर सकता था, और मोर्स कोड को यूज़ करते ही ये एनी से कांटेक्ट करता है और तभी एनी की तरफ से इसे सिग्नल्स भी आ जाते हैं। अब इसे कंफर्म था कि एनी अभी तक ज़िंदा है। अब एनी से लोकेशन कंफर्म करने के बाद अब पीटर पाकिस्तानी आर्मी के पास आता है और उनसे बर्फ़ को पिघलाने के लिए नाइट्रोग्लिसरिक नामी एक बॉम्ब लेता है। लेकिन अब मसला ये था कि पीटर के साथ कोई भी माउंटेन पर चढ़ना नहीं चाहता था, और तभी एलाइट की कंपनी की तरफ से 50 लाख का इनाम रखा जाता है। इसी वजह से कुछ लोग पीटर के साथ पहाड़ पर चढ़ने के लिए एग्री हो जाते हैं। अब पीटर से कहा जाता है कि वो विक को भी अपने साथ ले जाए। विक वही बूढ़ा आदमी था जिसने पहले एलाइट को पहाड़ पर जाने से मना किया था। खैर, वो लोग पीटर को बताते हैं कि विक पहाड़ पर चढ़ने के सारे शॉर्टकट्स जानता है, और तब पीटर को विक की कहानी पता चलती है कि 4 साल पहले अमेरिका की एक टीम
K2 पर चढ़ने के लिए यहाँ आई थी। और तब भी यही हुआ था जो अब हो रहा है, यानी तूफान आ जाने की वजह से वो लोग उसी में फंस गए थे और बर्फीले तूफान में फंस जाने की वजह से विक की वाइफ की मौत हो गई थी। इसीलिए विक अपनी बीवी को बचाने के लिए K2 पर गया था, लेकिन तब तक उसकी वाइफ मर चुकी थी। इसीलिए वो अपनी बीवी को तो नहीं बचा सका था, लेकिन वहाँ पर फंसे हुए 3 और लोगों को बचा लाया था। इसलिए तब से अब तक विक डेली अपनी वाइफ की लाश को ढूंढने के लिए K2 पर जाता है। इसलिए विक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन K2 के रास्तों के बारे में और किसी के पास नहीं थी। इसलिए पीटर विक से मदद लेने के लिए उसके पास आता है, लेकिन विक उसकी मदद करने से मना कर देता है। विक बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। तभी विक को बताया जाता है कि उनकी मदद करने वालों को एलाइट कंपनी की तरफ से 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर विक उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। और इसी सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि विक पीटर के फादर का फ्रेंड था और वो पीटर से कहता है कि तुमने अपने डैड की रस्सी को काट कर अच्छा किया, क्योंकि अगर वो चाकू जो तुम्हारे पास था अगर तुम्हारे डैड के पास होता तो वो अपनी रस्सी खुद ही काट देते। लेकिन पीटर को अब तक यही लगता था कि उसने अपने डैड की रस्सी को काट कर अच्छा नहीं किया। खैर, अब ये दोनों एनी को बचाने के लिए K2 पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। विक इनसे स्ट्रिक्टली कहता है कि तुम्हें मेरे ही बताए गए रास्तों को फॉलो करना होगा अगर तुम जिंदा K2 से वापस आना चाहते हो। अब दूसरी तरफ उस रंग में उस बर्फ़ के नीचे एनी और टॉम की तबीयत और ख़राब हो रही थी और इनके पास कुछ ही मेडिसिन बची थी, क्योंकि एलाइट का मेडिसिन का बैग उसका इस गुफा में गिरने के दौरान ही बाहर रह गया था। टॉम की तबीयत और ख़राब हो रही थी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़ख्मी था, इसलिए एनी उसे मेडिसिन देना चाह रही थी, लेकिन एलाइट उसे मना कर देता है। एलाइट उससे कहता है ये तो वैसे ही मर जाएगा, इसलिए तुम मेडिसिन को ज़ाया मत करो, ये बाद में हमारे काम आएगी। लेकिन एनी अपने ही हिस्से की मेडिसिन टॉम को पिला देती है। इसी के साथ ही थोड़ी देर के लिए टॉम की हालत बेहतर हो जाती है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ एनी की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, उसे भी मेडिसिन चाहिए थी। जब वो मेडिसिन खाने लगती है तो एलाइट उससे मेडिसिन छीन लेता है। तो इससे कहता है तुम इस तरह सारी मेडिसिन को ज़ाया कर दोगी तो मैं क्या खाऊंगा। इस पर एनी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो एलाइट से कहती है कि सामने पहाड़ी पर गिरा हुआ तुम्हारा बैग, जाओ और उसे ले आओ, उसके अंदर पड़ी मेडिसिन से हमारी बहुत मदद हो जाएगी। लेकिन वो बैग जिस पहाड़ी पर पड़ा था वो बहुत खतरनाक थी, वहाँ जाकर उस बैग को लाना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, इसीलिए एलाइट वहाँ जाने से मना कर देता है। और फिर एनी अपनी जान पर खेलकर उस मेडिसिन के बैग को ले आती है। उस बैग के खोलने पर अब उसे उसमें 4 इंजेक्शंस मिलते हैं और एक फिर वो पीटर को और एक खुद को लगाती है। दूसरी तरफ विक एनी से कांटेक्ट करके इसे बताता है कि ये लोग उसे बचाने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए तुम लोग हिम्मत ना हारना। ये लोग 2-2 की टीम में पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, लेकिन फिर वहाँ अचानक से तूफान आ जाता है। अब ये लोग भी बर्फीले तूफान में फंस गए थे। अब तूफान की वजह से वो लोग बर्फ़ के जिस बॉक्स पर चढ़ रहे थे वो टूट जाता है और इसी वजह से एक लड़की उसी ब्लॉक के साथ लटक जाती है। उसका साथी लड़का उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है और तभी बर्फ़ का एक बड़ा गोला उनकी तरफ आता है और उस लड़की की मौत हो जाती है और किसी तरह वो लड़की बचकर पीटर तक पहुँच जाती है। अब बेस कैंप से विक को इन्फॉर्म किया जाता है कि सूरज की रोशनी की वजह से बॉम्ब किसी भी वक्त फट सकता है, इसीलिए विक उन लोगों को बॉम्ब को बर्फ़ के अंदर दबाने के लिए कहता है। तभी 2 लोग उनसे थोड़ी दूरी पर बॉम्ब को बर्फ़ के अंदर दबाने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उन दोनों लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि बॉम्ब की फटने की वजह से वहाँ की बर्फ़ पिघल चुकी थी और इसी वजह से विक को वहाँ अपनी बीवी की लाश में मिल जाती है। सालों की मेहनत के बाद फाइनली विक ने अपनी बीवी की लाश को वहाँ से ढूंढ लिया था। अपनी बीवी की लाश को देखकर वो बहुत रोने लगता है और फिर उसकी बीवी की लाश के गले में जो रिंग थी वो उसे उतार कर अपने हाथ में पहन लेता है और तभी वो वहाँ कुछ ढूंढने लगता है और पीटर पीछे से आकर उसे एक बॉक्स देता है और पूछता है क्या तुम ये ढूंढ रहे हो। इस पर विक कहता है कि हाँ, दरअसल वो इसकी बीवी का इंजेक्शन बॉक्स था, जिसे खोलने पर ये लोग देखते हैं कि उसमें इंजेक्शन नहीं था। अब विक पीटर को बताता है कि उसने जिन 3 लोगों की जान बचाई थी उनमें से एक एलाइट भी था और एलाइट ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उसकी मेडिसिन का बॉक्स खो गया था। इसका मतलब यही था कि एलाइट ने उसकी बीवी का इंजेक्शन यूज़ किया था, क्योंकि अगर वो इंजेक्शन विक की वाइफ को मिलता तो उसकी जान बच जाती। ये सब जानकर विक कहता है कि वो एलाइट को नहीं छोड़ेगा। अब इनके पास वक्त बहुत कम था। अब ये लोग एनी को कांटेक्ट करके कहते हैं कि अब वो इनसे सिर्फ 5 घंटे की दूरी पर है। इस पर एनी उन्हें कहती है कि तुम लोग यहीं से वापस चले जाओ, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। वो बताती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे तक ही सर्वाइव कर सकेंगे। ये सुनकर पीटर रोने लगता है, क्योंकि अब वो एनी को नहीं खोना चाहता था, लेकिन अब भी वो लोग हिम्मत नहीं हारते और एनी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ एनी देखती है कि एलाइट ने खाली इंजेक्शन टॉम को देकर उसे जान से मार डाला है। ये सब देखकर उसे एलाइट पर बहुत गुस्सा आता है और फिर इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान बर्फ़ का एक गोला इनकी सुरंग की छत पर आ गिरता है, इसी वजह से वहाँ एक होल बन जाता है। अब ये लोग इस होल के थ्रू पीटर तक अपना मैसेज पहुँचाना चाहते थे कि ये लोग यहाँ फंसे हुए हैं, इसीलिए एलाइट इस काम के लिए भी टॉम के ब्लड को इस्तेमाल करता है।
वो उसके ब्लड को सुरंग की छत तक पहुंचाकर उसे ब्लास्ट कर देता है और इसी वजह से वहाँ पर बहुत सा ब्लड फैल जाता है। अब पीटर और रिक 26,000 फीट का फासला तय करके उस लाल निशान तक पहुंच चुके थे जिसके नीचे एनी और एलाइन जिंदा थे। अब ये लोग अपना रास्ता क्लियर करने के लिए और बर्फ को वहाँ से हटाने के लिए पीटर के पास पड़ा हुआ नाइट्रोग्लिसरिक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं। अब इन्हें वहाँ एनी नज़र आ जाती है, लेकिन अब तक एनी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, वो तो हिल भी नहीं पा रही थी। इसीलिए वो लोग उसके अंदर एक रस्सी को भेजते हैं ताकि एनी को वहाँ से बाहर ला सकें। वो उस रस्सी की मदद से एनी को वहाँ से बाहर लाने में कामयाब रहते हैं। अब बारी एलाइन को वहाँ से निकालने की थी। पीटर को लगता है कि व्रिक उससे अपनी वाइफ का बदला लेगा, लेकिन व्रिक ऐसा नहीं करता। वो एलाइन को बाहर निकालने की भी बहुत कोशिश कर रहा होता है। ये सभी लोग एक ही रस्सी को पकड़कर बहुत ज़ोर से खींच रहे होते हैं और फिर तभी जिस ब्लॉक पर ये खड़े होकर रस्सी को खींच रहे थे और ये चारों लोग उस रस्सी पर लटक जाते हैं। और दूसरी तरफ इन्हें बचाने के लिए सिर्फ एनी थी, लेकिन एनी के अंदर तो पहले ही हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो रस्सी को नहीं छोड़ती। अब ये चारों लोग उसी रस्सी पर लटके हुए थे और रिक को आइडिया था कि अब ये लोग यहाँ से नहीं बच सकेंगे, इसलिए वो अपनी पॉकेट से चाकू निकाल कर वही करता है जो एनी के डैड ने किया था। वो अपनी रस्सी को काटने वाला था और रस्सी के कटने की वजह से एलाइन भी खाई में गिर जाता, इसलिए एलाइन उसे रस्सी काटने से मना करता है, लेकिन रिक उसकी एक नहीं सुनता और अपनी ही रस्सी काट देता है। अब रस्सी पर वजन कम होने की वजह से पीटर छत तक पहुंच जाता है। इस तरह पीटर अपनी बहन एनी को K2 से बचाकर वापस लाने में कामयाब रहता है। अब एनी पीटर से कहती है कि तुमने मुझे बचाने के लिए बहुत हिम्मत दिखाई। तो वो बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं एंड हो जाती है। होप्स हो कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।